नमस्कार। वर्चुअल कक्षाओं में बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम वित्तीय लेखांकन में दिवालिया खाते पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं आपको किन शीर्षकों के तहत अपना व्याख्यान देने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिवालिया कौन होता है। उसके बाद हम दिवालिया की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद दिवालिया अधिनियम के उद्देश्य और लाभ। उसके बाद इसी अधिनियम के हम हानियां और दोष पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दिवालिया अधिनियम कौन कौन से बने हैं, और फिर हम दिवालिया लेखे और इनसे संबंधित हम कोशिश करेंगे कि दो मैं आपको प्रश्न हल करके बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवालिया कौन। आपको ये बात याद रहे कि किसी भी व्यवसाय में जोखिम तत्व है और जोखिम को देखकर कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं करता, ऐसा नहीं है। यानी व्यवसाय जोखिम उठाकर लाभ कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन यदि निरंतर नुकसान हो रहा है और कोई भी व्यवसायी या व्यक्ति अपने दायित्वों का पूर्ण शोधन करने की स्थिति में नहीं है, यानी व्यक्तियों की संपत्ति कम और दायित्व अधिक हो जाएं और न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं। यानी यदि एकदम सिंपल भाषा में कोशिश करें और बिना देखे बोलें तो निरंतर घाटा हो रहा है और दायित्वों का भुगतान करने के लिए उसके पास संपत्तियां कम बचे तो व्यक्ति दिवाला हो जाता है, लेकिन उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाना जरूरी होता है। तो दिवालिया कौन है ये क्लियर हुआ। चलते हैं दिवालिया की परिभाषा की ओर। आपको ये याद रखना है कि दो शर्तें मैंने आपको अभी साधारण बोलचाल की भाषा में जो दिवालिया का अर्थ बताया, इसमें दो शर्तें थी। सबसे पहले दायित्व अधिक, संपत्तियां कम, यानी दायित्वों के भुगतान के लिए व्यवसाय में उपलब्ध संपत्तियां क्या हैं, कम हैं। इसी तरह से दूसरी शर्त क्या है, तो न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित किया जा चुका है। यानी घोषित किया, ये दो बातें पूरी होने पर ही, दो शर्तें पूरी होने पर ही कोई व्यक्ति दिवाला कहलाएगा। आप ये बात याद रखें कि यदि दायित्व अधिक है, संपत्तियां कम है और व्यक्ति कहे मैं दिवालिया हो गया, तो कहने से कुछ नहीं होगा, उसे साबित करना होगा, उसे न्यायालय में आवेदन देना होगा और न्यायालय जब आदेश पारित कर दे तो वह व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाए तो दिवाला कहलाएगा। अब हम चलते हैं उद्देश्यों की ओर। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में भी आपको जानकारी दी थी, जैसा प्रश्न होगा वैसे हम अपने उत्तर को थोड़ा सा घुमा के और सही तरीके से उत्तर को लिखने की कोशिश करेंगे। यदि आपसे उद्देश्य पूछे जाएं या लाभ पूछा जाए, जैसा प्रश्न होगा उस भाषा में आप बात करेंगे। तो सबसे पहले ऋणी को सुरक्षा, प्रोटेक्शन टू डेटर्स। ऋणी को सुरक्षा यानी मैंने जैसा शुरू में ही व्याख्यान में कहा कि जोखिम अनिवार्य है, लगातार हानि हो रही हो तो ये अधिनियम जो है ऋणी को सुरक्षा प्रदान करता है। लेनदारों के हितों की रक्षा। लेनदार यदि पैसे के लिए, पैसा वापस मांगने के लिए बात कहें और व्यवसायी कह दे कि उसके पास तो पैसा नहीं है, उसके पास संपत्तियां नहीं है, तो लेनदारों के हितों की भी रक्षा के लिए ये अधिनियम बना है। व्यवसायी को प्रोत्साहन, यानी कितनी भी जोखिम उठाकर व्यवसाय करने की जब बात हो तो वे निश्चिंत होकर, एनकरेज होकर व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय को प्रगति के सोपान पर पहुंचा सकते हैं। लेखों का सुचारू संधारण। ये प्रॉपर मेंटेनेंस की बात इसलिए हो रही है कि यदि व्यक्ति ये कहे कि उसका दिवाला निकल गया तो कहने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने लेखे बनाकर फिर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए हर व्यक्ति, हर व्यवसायी अपने लेखों का सुचारू संधारण करता है ताकि मौका पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो उन्हें प्रस्तुत कर सके। दिवालिये का पुनर्वास, ये बात आपको याद रखना है कि कोई व्यवसायी या व्यक्ति एक बार दिवाला घोषित हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन में कभी भी व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता। आपको ये बात याद रखनी है कि न्यायालय उसे मुक्ति की एक प्रमाण में, सर्टिफिकेट मुक्ति, कि वो मुक्त हो चुका है इस तरह के आरोप से, तो वो फिर से व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो दिवालिये का पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें ध्यान रखना है। यानी एक बार दिवालिया घोषित व्यक्ति, यदि न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया तो दिवाला, न्यायालय उसे दिवाला से मुक्त घोषित कर दे
तो वो फिर व्यवसाय शुरू कर सकता है। आइए अधिनियम की हानियों की ओर चलते हैं। सबसे पहले दुरुपयोग की बात है। जिस तरह की हम देख रहे हैं, हर अधिनियम का कहीं ना कहीं गलत व्यक्ति फायदा उठा लेते हैं, अपने हित में उसकी व्याख्या कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। तो दिवालिया अधिनियम का दुरुपयोग, व्यक्ति ये लगातार हानि के बाद अपने प्रयासों को कम करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि अरे उसको तो नुकसान हो रहा है, चलो हम अपने आप को दिवालिया घोषित करा लेते हैं। अधिनियम का दुरुपयोग, व्यवसायियों में व्यक्ति में बेईमानी की भावना भी आ जाती है कि चलो दायित्व हमारे भुगतान हम नहीं कर पा रहे, बहुत सारा ऋण ले लिया है, चलो दिवाला घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करें। लेनदारों के हितों को भी क्षति पहुंचती है, क्योंकि व्यक्ति इस अधिनियम का उपयोग अपने हित के लिए कर रहा है। यानी ये दिवालिया अधिनियम के नहीं बल्कि व्यक्तियों के दोष हैं, जो अपने हितों को साधने के लिए कानून की गलत व्याख्या करते हैं। यानी कोई भी अधिनियम क्षति नहीं पहुंचाता है यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो हमने दिवाला अधिनियम के हानि और लाभ यानी फायदे देखे। अब हम चलते हैं भारत में दिवाला अधिनियम की ओर। आपको ये याद रखना है कि भारत में दिवालिया के लिए 2 प्रकार के अधिनियम हैं। सबसे पहला है प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम 1909 में बना महानगरीय दिवाला अधिनियम। ये प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, जिसको हम अपनी सुविधा के लिए या आप अपने बातचीत के दौरान पीटीआई बोल सकते हैं बच्चों। प्रेसिडेंसी का पी, टाउन्स का टी और इंसॉल्वेंसी का आई। पीटीआई मैं कहूंगी तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने लेक्चर शुरू किया है पीटीआई। और दूसरा है हमारा प्रांतीय दिवाला अधिनियम जो 1920 में बना है। इसे प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि पीटीआई की तर्ज पर हम इसे कहेंगे पीआई, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी। पीआई एक्ट बोलेंगे, उसको पीटीआई। 1909-1920। आइए इस अधिनियम की, इन दोनों अधिनियमों की एक और बात कर लें। ये दोनों अधिनियम व्यक्ति यानी व्यवसायी, एकाकी व्यवसायी, फर्म, व्यक्तियों के समुदाय और हिंदू अविभाजित परिवार पर लागू होते हैं। अब आपके मन में यदि प्रश्न आ रहा हो कि कंपनी के लिए, संयुक्त स्कंद प्रमंडल के लिए और साझेदारी के लिए क्या, तो आप सब 4th यूनिट में साझेदारी पढ़ रहे हैं बच्चों, और 12th में भी आप पार्टनरशिप पूरा एक्ट पढ़ कर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि जो हमारा साझेदार दिवालिया होता है या सारे साझेदार दिवालिया हो जाते हैं, तो उनके लिए साझेदारी अधिनियम 1932 और गार्नर वर्सेस मरे का नियम और भारतीय पद्धति के अनुसार आप दिवाले की बात करते हैं। जो कंपनियां हैं, संयुक्त स्कंद प्रमंडल हैं, उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। आप देखिए मैंने लिखा है व्यक्ति यानी एकाकी व्यवसायी, फर्म व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसके साथ ही HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज पर, HUF पर ये दोनों अधिनियम लागू होते हैं। तो संयुक्त स्कंद प्रमंडल पर ये नहीं लागू होता, और इसके लिए जो कंपनी अधिनियम बना है उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि यदि दिवालिया होने की बात होती है तो कंपनी का समापन हो जाता है। तो हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं बच्चों, इसलिए हम प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल दोनों की कुछ महत्वपूर्ण बात इस स्लाइड के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पीटीआई, जैसा कि आपने अभी नोट किया 1909 में लागू हुआ। 1909 में यह अधिनियम लागू हुआ। मैं बार बार ये कह रही हूँ, हिंदी में अनुवाद भी मैंने किया, महानगरीय। यानी ये अधिनियम कहाँ लागू होता है? कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में। इसे हम शॉर्ट में यदि KCM से याद रखें तो मुझे लगता है व्याख्यान के साथ साथ आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा पीटीआई तो प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम है, और साथ ही 1909 है। आपको ऑब्जेक्टिव्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ तैयार हो रहे हैं, याद रखें। तो ये अधिनियम कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में यानी KCM में लागू होता है। और इसके साथ ही आपको ये बात याद रखना है कि इस अधिनियम में न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो जब हमने शुरुआत की कि दिवालिया कौन होता है,
तो जब कोई दिवालिया होने के लिए आवेदन न्यायालय में देता है तो न्यायालय एक अधिकारी को नियुक्त करता है। इस अधिनियम में न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी को यानी पीटीआई में नियुक्त अधिकारी को क्या कहते हैं? सरकारी समादाता यानी ऑफिशियल असाइनी कहलाता है। हम बहुत सारे आधारों पर दोनों अधिनियम के बीच अंतर बता सकते हैं बच्चों, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। लेकिन अभी मैं केवल इन 3 बिंदुओं के तहत, फिर आगे जाके मैं और आपको इन पॉइंट्स को बढ़ाते हुए आपको व्याख्यान दूंगी। तो हम प्रेसिडेंसी की 3 बातों के समानांतर आइए पीआई के बारे में कुछ बातें जानें। तो ये अधिनियम 1920 में लागू। अब आप समानांतर स्टडी करके बता सकते हैं 1909 में लागू, 1920 में लागू। ये कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है। यानी केसीएम को छोड़कर तो कोई भी जगह हो, जैसे कोई प्रश्न शुरू होता है कि भोपाल में ए है जिसका दिवाला निकल गया, उसकी सूचनाएं, तो भोपाल क्या हुआ? केसीएम से अलग। तो हम प्रोविंशियल दिवाला अधिनियम यानी प्रांतीय के अंतर्गत प्रश्न को हल करेंगे। तो आपको एक उदाहरण दे दिया मैंने, इसके हिसाब से आप प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो ये अधिनियम कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, इस अधिनियम में न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी सरकारी प्रापक ऑफिशियल रिसीवर कहलाता है। यानी न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही है, लेकिन उसे पीटीआई के अंतर्गत सरकारी समादाता और पीआई के अंतर्गत सरकारी प्रापक कहते हैं। मतलब उनका जो नाम है, पद नाम है, उससे भी आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। तो हमने ये दिवाला अधिनियम की बात की। अब आइए दिवाला अधिनियम के जो हम खाते बनाना बोल रही हूँ मैं, दिवाला लेखे बनाना बोल रही हूँ, उसमें हम ये बात याद रखें कि प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम की धारा 24 और क्रांति दिवाला अधिनियम 1920 की धारा 13 उपधारा 1 के अनुसार दिवालिया घोषित किए जाने के लिए कोई भी व्यवसायी व्यक्ति क्या करेगा? एक प्रार्थना पत्र देगा। और यही ऋणी जो है वो क्या करता है? ऋणी यानी व्यवसायी क्या करता है? अपनी संपत्ति दायित्वों की सूची न्यायालय में देता है और उसके लिए वो इस सूचना के लिए वो 2 खाते बनाता है। सबसे पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अवस्था विवरण, और फिर है कमी का लेखा। इन 2 खातों को प्रस्तुत करने के लिए, इन 2 खातों को बनाने के नियमों को, प्रावधानों को जानना जरूरी है। तो हम अब देखेंगे अवस्था विवरण किस लिए, क्यों बनाया जाता है। बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको 2-2 स्लाइड्स में इनके आउटलाइंस बताऊंगी और फिर हम इनके डिटेल्स भी देखेंगे। तो अवस्था विवरण के 2 भाग होते हैं बच्चों, एक दायित्व है और दूसरा संपत्ति। आपको ये याद रखना है कि दाएं भाग में हम दायित्वों की बात करेंगे और बाएं भाग में दायित्वों की उल्टे हाथ तरफ और संपत्तियों की हम दाएं भाग में सीधे हाथ तरफ। तो दायित्वों के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 4 सूची के अंतर्गत हम कैलकुलेशन करेंगे। 4 सूचियों में सबसे पहले लिस्ट ए, उसके बाद लिस्ट बी, सी और डी। ए बी सी डी सबको याद रहता है। तो हम सूची ए जो बनाएंगे उसमें आरक्षित लेनदारों की, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात करेंगे। तो एज पर लिस्ट ए करके हम अलग से वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन करेंगे। लिस्ट बी पूर्णतः रक्षित लेनदारों के लिए है। मैं अभी एग्जांपल देकर आपको बताऊंगी कि फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन कौन से होंगे। लिस्ट बी, लिस्ट सी में हम पार्टली सिक्योर्ड की बात करते हैं बच्चों। ये पूर्णतः रक्षित लेनदार के बाद अंशतः रक्षित लेनदार लिस्ट सी, इनका तीसरे नंबर पर आता है स्थान। और अब लिस्ट डी जिसमें हम प्रेफरेंशियल यानी पूर्वाधिकारियों की बात करेंगे। तो दायित्व पक्ष में 4 सूचियां लिस्ट ए बी सी डी, मुझे लगता है आपको याद हो गई लिस्ट ए बी सी डी। ए आरक्षित अनसिक्योर्ड, बी फुली सिक्योर्ड, सी पार्टली सिक्योर्ड और डी प्रेफरेंशियल। इस तरह से हमने दायित्व पक्ष की बात की। संपत्तियों के लिए हम 3 सूची बनाते हैं, लिस्ट ई, एफ और जी। लिस्ट ई में हम प्रॉपर्टीज की, संपत्तियों की बात करते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि लिस्ट बी में जो हमने पूर्णतः रक्षित लेनदारों की बात की, यानी यदि कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है
तो हम उस संपत्ति को लिस्ट ई में शामिल नहीं करेंगे। तो यदि आप ऐसा शीर्षक लिखना चाहें कि लिस्ट ई में हम गिरवी रखी संपत्तियों को छोड़कर शेष संपत्तियां लिखते हैं, यदि आप ऐसा याद करेंगे तो भी बेहतर होगा। लिस्ट एफ में हम बुक डेब्ट्स की बात करेंगे। ये पुस्तकीय ऋण जो है ये देनदारों की बात हम करेंगे। और आप सब जानते हैं देनदार 3 तरह के होते हैं, अच्छे, संदिग्ध और डूबत। यानी हम इन देनदारों की विस्तृत व्याख्या भी करेंगे, सीखेंगे और कैलकुलेशन में आपको बताऊंगी। लिस्ट जी में हम विनिमय बिल की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे। तो हमने दायित्व पक्ष में 4 ABCD और संपत्ति पक्ष में EFG की बात की बच्चों। और अब H लिस्ट की बारी आती है, जिसमें हमें कमी की राशि की जानकारी होगी, जिसे हम डेफिशिएंसी कहेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि दिवाला लेखे में 2 खाते, पहला अवस्था विवरण और दूसरा कमी का खाता। तो अवस्था विवरण दायित्व और संपत्तियों की बात करता है। दायित्वों में 4 सूचियां बनेंगी ABCD, संपत्तियों में भी EFG और H जो है वो कमी की बात कहेगा। तो हम दायित्वों की सूची शुरू करते हैं। लेनदारों की सूची में सबसे पहले आता है लिस्ट ए, आरक्षित लेनदार। जो शीर्षक आपको मैं बता रही हूं इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक पॉइंट लेकर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है बच्चों। इसलिए सबसे पहले व्यापारिक लेनदार, बिल्स पेएबल, डे बिल, बैंक अधिविकर्ष, बनाए गए बिलों पर संभाव्य दायित्व, इसी तरीके से निजी आरक्षित लेनदार, वेतन, मजदूरी, किराए की पूर्वाधिकारी सीमा से अधिक राशियां। इसके लिए जब मैं आपको लिस्ट डी बताऊंगी बच्चों, तब और ये वाला शीर्षक 6वां आपको समझ में आएगा। यानी हम इन सब जो शीर्षक हैं इनको हमेशा आरक्षित मानेंगे। लेकिन आपका ध्यान मैं बैंक अधिविकर्ष की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यदि प्रश्न में ये उल्लेख है कि बैंक अधिविकर्ष है 10,000 और फर्नीचर गिरवी रखा है, तो आप इसे यहाँ नहीं लिखेंगे। यानी हमको बैंक अधिविकर्ष जो अनसिक्योर्ड है, ये सारे आरक्षित लेनदारों में शामिल कर रहे हैं। व्यापारिक लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, भुनाए हुए बिलों पर संभाव्य दायित्व। आपको प्रश्न में ऐसा कहा जा सकता है कि 10,000 रुपए के भुनाए गए बिलों पर संभाव्य दायित्व 3,000 रुपए है, तो हमें 3,000 रुपए फाइनली अपनी लिस्ट में शामिल करना है। 10,000 रुपए हमारे सकल दायित्वों की सूची में शामिल होंगे। यानी हम सकल दायित्व और शुद्ध दायित्व 2 तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। तो लिस्ट ए की सूची हमारी 8 नंबर पर खत्म होगी, जिसे हम पत्नी से ऋण, लोन फ्रॉम वाइफ कहेंगे। ये बात आपको याद रखना है कि यदि पत्नी आश्रित है तो उसको जो हम उससे जो हमने ऋण लिया है या व्यवसाय ने ऋण लिया है वो भी आरक्षित लेनदारों में आएगा। लेकिन यदि पत्नी स्वयं व्यवसाय में संलग्न है या कहीं नौकरी करती है, उसने अपनी आय में से या स्त्री धन में से अपने पति को कुछ रुपया उधार दिया है, तो वो भी, यानी जो स्त्री धन में से अर्थात अपने पिता या भाई से प्राप्त धन से दिया है, इसको आप शामिल करेंगे। तो पत्नी से ऋण पर हमारा आरक्षित दायित्व का जो ये पूरी सूची है आरक्षित दायित्वों की, ये खत्म होती है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए, कई बार भाषा या शीर्षक बदल जाता है बच्चों। मैं चाहूंगी कि आप 5वें नंबर के बिंदु को फिर से देखें। निजी आरक्षित लेनदार, यदि आपको प्रश्न में निजी लेनदार, प्राइवेट क्रेडिटार्स दिया है, निजी लेनदार, तो वो भी एक शब्द केवल गायब कर दिया, निजी आरक्षित लेनदार। तो व्यापारिक लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, भुनाए गए बिलों पर संभावित दायित्व, निजी आरक्षित लेनदार, वेतन, मजदूरी, किराए की पूर्वाधिकारी सीमा से अधिक राशि, यह भी आरक्षित होगी। इसके साथ ही अदत्त व्यय या एक्स्ट्रा कुछ भुगतान किया गया हो, अतिरिक्त भुगतान किया गया हो, तो वो, और पत्नी से ऋण, ये सब लिस्ट ए की बात कहते हैं। लिस्ट बी में देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाह रही हूं। जिन ऋणों की राशि के बराबर या उससे अधिक मूल्य की प्रतिभूति दी गई है, आप अपने ऊपर लागू करके देखिए। यदि आपने 10,000 रुपए का ऋण लिया है और अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखी है और उसकी कीमत 12,000 रुपए है, तो जिससे आपने ऋण लिया है
आप यदि ऋण नहीं चुकाएंगे तो वो क्या करेगा, 12,000 रुपए की संपत्ति बेचकर 10,000 रुपए पूरा वसूल कर लेगा। यानी वो ऋण क्या है, पूरी तरीके से रक्षित है, सुरक्षित है। जिन ऋणों की राशि के बराबर या उससे अधिक मूल्य की प्रतिभूति दी गई है। एग्जाम्पल देखिए, ऋण लिया 22,000 रुपए और संपत्ति जिसको गिरवी रखा है उसकी कीमत 28,000 रुपए। मेरा ख्याल है आप डाटा एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं ध्यान से कि पैसा लिया है 22,000 रुपए और उसके लिए संपत्ति गिरवी रखी है 28,000 रुपए। तो ये ऋण क्या है, पूरी तरह से रक्षित होगा। और आधिक्य राशि जो है 6,000 रुपए, उसे आप कहीं कहीं स्टेटमेंट में दर्शाएंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आइए लिस्ट सी की ओर चलते हैं। ये है हमारा अरक्षित लेनदारों की व्याख्या करने वाले लिस्ट सी। इस सूची में ऐसे लेनदारों को शामिल किया जाता है जिनके ऋणों के लिए पर्याप्त जमानत नहीं होती है। यानी एक एग्जाम्पल देखिए, ऋण लिया है 20,000 रुपए का और संपत्ति जिसकी जमानत दी है, जिसको गिरवी रखा है, उसकी कीमत है 15,000 रुपए। तो 5,000 रुपए से क्या हो गया, ऋण अरक्षित है। यानी यदि आप 20,000 रुपए का भुगतान नहीं करेंगे तो व्यक्ति आपके 15,000 रुपए की संपत्ति को बेचकर 15,000 रुपए वसूल लेगा, लेकिन 5,000 रुपए बचा हुआ क्या माना जाएगा, अरक्षित। यानी उसके लिए किसी प्रकार की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई है या संपत्ति की जमानत नहीं दी गई। आप दोनों को यदि आप पैरेलल समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ऋण लिया 20,000, प्रतिभूति गिरवी रखी 22,000। कोई भी फिगर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप मन से एग्जाम्पल दे सकते हैं। जितना ऋण लिया उससे अधिक की प्रतिभूति गिरवी रखी, जितना ऋण लिया उससे कम की प्रतिभूति गिरवी रखी। ये लिस्ट बी और सी की बात हमने सीखी। तो जो हमारे कमी की राशि है, जो बची हुई है राशि, 20,000 ऋण लिया और जमानत दिए 15,000, तो 5,000 रुपए आरक्षित ऋण के माने जाएंगे। आपको ये बात याद रखना है कि कभी कभी एक ही संपत्ति दो ऋणों के लिए गिरवी रखी जाती है और ये वैध है। तो आप ध्यान से इस बात को समझ लें कि कभी कभी संपत्तियों पर पूर्ण रक्षित लेनदारों का प्रथम प्रभार होता है। यानी जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि 22,000 रुपए की संपत्ति लिस्ट बी और मैंने कहा 22,000 रुपए का ऋण और मैंने कहा संपत्ति गिरवी रखी 28,000 रुपए। तो जो आधिक्य है 6,000 रुपए, उस पर ऐसा कहा जा सकता है कि प्रथम प्रभार 22,000 रुपए पर, द्वितीय प्रभार दूसरे ऋण पर। तो दो प्रभार यानी एक ही संपत्ति 28,000 रुपए की दो बार जमानत पर रखी गई। दो बार यानी आधिक्य की राशि का इस्तेमाल आप लिस्ट सी के लिए करेंगे। तो जैसा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, देखिए हम लिस्ट बी की ओर आ रहे हैं और मैं आपको लिस्ट बी की बात फिर से बता दूं। यानी यदि प्रश्न ऐसा हो, ऋण लिया 22,000 रुपए और संपत्ति जो है गिरवी रखी है वो 28,000 रुपए की है, ये प्रथम प्रभार पूर्णतः रक्षित के लिए है और शेष राशि द्वितीय प्रभार दूसरे ऋण के लिए है। तो द्वितीय प्रभार के लिए जो आधिक्य बच रहा है 6,000, वो आप कहाँ लेके जाएंगे, लिस्ट सी में। तो एक ही संपत्ति दो ऋणों के लिए जब गिरवी रखी जाती है तो पहला ऋण प्रथम प्रभार वाला होगा और दूसरा द्वितीय प्रभार वाला। तो ये भी आपको समझना है, प्रश्न में ध्यान से आपको पढ़ना है। आइए लिस्ट डी की ओर चलें और लिस्ट डी जो है हमारे पूर्वाधिकारियों की बात कर रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दो अधिनियम हैं, एक पीटीआई और एक पीआई। तो हम अभी प्रांतीय की बात समझ रहे हैं बच्चों, जो 1920 में लागू हुआ है। आपको ये बात याद रखना है कि क्लर्कों को दे वेतन प्रति क्लर्क अधिकतम 20 रुपए और मजदूरों को दे मजदूरी प्रति मजदूर अधिकतम 20 रुपए। यहाँ आपको ये बात याद रखना है कि अधिकतम शब्द बहुत कीमती है और प्रति क्लर्क जो शब्द मैं जोड़ रही हूं उससे भी आपको याद रखना है कि एक के लिए ये। आपको ये बात भी याद रखना है कि आदेश जारी होने के ठीक पूर्व के 4 महीनों में देय राशियां पूर्वाधिकारी मानी जाएंगी।
अब जब हम प्रांतीय की बात समझ रहे हैं तो आपने क्लर्क और मजदूर दो शीर्षकों की समान राशि देखी 20-20। हम इसे 2 बार जरूर कहेंगे 20-20। आगे जाके आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज ही आपको लेक्चर के दौरान कुछ चीजें याद हो जाएं बच्चों। इसलिए तो हमने प्रांतीय दिवाला अधिनियम में पूर्वाधिकारियों की बात सीखी कि यदि क्लर्क की बात हो रही है तो 20 रुपए प्रति क्लर्क, अधिकतम 20 रुपए, और मजदूरों की बात हो रही है तो भी 20 रुपए। भूस्वामी को दे किराया, तीसरा शीर्षक है हमारा, भूस्वामी को दे किराया या भू किराया। जमीन के किराए की जब हम बात करते हैं तो ये प्रांतीय के अनुसार पूर्वाधिकारी नहीं माना जाता, यानी ये पूरी राशि आरक्षित मानी जाएगी। और तीसरा मुख्य बिंदु है जो आपको कॉमन पैरेलल दोनों में याद रखना है, अभी मैं उसको भी डिस्प्ले करती हूँ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्थानीय सत्ता को देय राशियां और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय राशियां सदैव पूर्वाधिकारी मानी जाती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सत्ता जैसे आयकर की राशि है, जल कर की राशि है, नगर पालिका कर की बात हो, तो ये सब, या अदत्त कर के शीर्षक से आपको कोई राशि दी हो, तो ये सारी राशि कितनी भी हो, कोई भी अधिनियम हो, दोनों में कॉमन है, तो सदैव क्या होगी। और कर्मचारी क्षतिपूर्ति वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत जो भी राशि भुगतान की जा रही है वो सारी की सारी राशि पूर्वाधिकारी मानी जाती है। तो ये 4 बिंदु हमने प्रांतीय के अंतर्गत पढ़े। आइए इसके समानांतर पीटीआई की बात करते हैं जो 1909 में लागू हुआ है। आप देखिए क्या फर्क है, तुलना कीजिए। और अभी मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। ये क्लर्क की बात करते हैं, क्लर्क को दे वेतन प्रति क्लर्क अधिकतम 300 रुपए और मजदूरों को दे मजदूरी प्रति मजदूर अधिकतम 100 रुपए। तो फर्क आ गया, इसलिए अब हम इसे याद करेंगे। तो पहले आप बोलें 300, 100, उसके बाद 20-20। आप 2 बार रिपीट करें, आपको याद हो जाएगा बच्चों। जब हम ज्यादा राशि की बात कर रहे हैं तो वो राशि किसकी होगी जो मजदूर की तुलना में कुछ कुशल है या कुशल है। मजदूर अकुशल भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। तो क्लर्क और मजदूरों की बात हमने की 300-100 और उधर हमने बात की 20-20। आपको फर्क अंतर लिखने को आए तो आप व्याख्या कर सकते हैं। वो 3 बिंदु जो शुरू में हमने सीखे, पहला 1909, फिर 1920, फिर इधर हम दूसरे हिस्से में आए, कहाँ लागू होता है तो केसीएम। कहाँ लागू होता है, केसीएम को छोड़कर अन्य सभी शेष भारत में, आप अन्य सभी जगहों में कह सकते हैं। और उसके बाद तीसरी बात हमने की थी कि यदि न्यायालय अधिकारी नियुक्त करता है तो उसे क्या पदनाम दिया गया है। तो आप इसे चौथे बिंदु, 5वें बिंदु, 6वें, 7वें बिंदु के अंतर्गत आप अंतर बता सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाता है। तो 300-100 अधिकतम राशि है बच्चों, ये याद रखिए। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अधिकतम का क्या मतलब है। मैक्सिमम की बात हम कर रहे हैं, पर क्लर्क, पर वर्कर, ठीक है। और अब हम चलते हैं भूस्वामी को दे किराए की ओर। तो 1 माह का किराया पूर्वाधिकारी माना जाता है। बहुत ध्यान से समझ लें, यदि मैं कहूँ 2000 रुपए किराया है, 2 माह का किराया है, तो आप उसका आधा कर देंगे। आधा किराया, क्योंकि 1 माह का, केवल एक शर्त है कि 1 माह का किराया पूर्वाधिकार माना जाता है। तो 2 माह का जो आपको किराया दिया होगा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 माह का किराया 2000 रुपए, तो आप उसमें 2 का भाग देकर 1 माह का किराया निकाल लेंगे और वो पूर्वाधिकारी माना जाएगा। अब आप 300-100, 20-20 की तुलना करें तो पूर्वाधिकारी माना जाता है 1 माह का, और यहाँ पूर्वाधिकारी कटपिट नहीं माना जाता है। और तीसरा, ये जो हमारा चौथा जो बिंदु है वो मैंने जैसा शुरू में ही कह दिया आपको, केंद्र राज्य स्थानीय सत्ता को देय राशियां, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय राशियां सदैव पूर्वाधिकारी मानी जाती हैं, यदि कोई भी अधिनियम हो। और इसे हमें इसलिए भी समझना जरूरी है बच्चों, क्योंकि पूरा एक प्रश्न आपको आ जाता है कि ये प्रश्न है और इससे आप आरक्षित और पूर्वाधिकारी लेनदारों की राशि निकालिए। बिल्कुल छोटा सा सवाल आता है और आप करके आते हैं तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलते हैं। बहुत सरल व्याख्या है, थोड़ी सी एकाग्रता की जरूरत है। इसी लिस्ट डी को लेकर मैं कुछ और बात भी आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्वाधिकारी
पूर्व अधिकार, यानी हम जो संपत्तियों को बेचकर हासिल करेंगे उसमें सबसे पहले भुगतान किसको किया जाएगा? इन पूर्वाधिकारियों को। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। तो सर्वप्रथम भुगतान। दूसरा, आवेदन पत्र देने की तिथि के ठीक पूर्व के 4 महीने में देय वेतन और मजदूरी पर हम विचार करेंगे और अधिक राशि आरक्षित लेनदारों में शामिल करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने लिस्ट ए में 6वें बिंदु पर आपको बताया था कि जो भी किराया, वेतन, मजदूरी है वो पूर्वाधिकारी से अधिक है। मैं कह रही हूँ 300 रुपए राशि पूर्वाधिकार रखती है, तो 400 यदि है कुल राशि, 300 लिस्ट डी में शामिल हो जाएगी, बची हुई 100 रुपए लिस्ट ए में आरक्षित में आप शामिल करेंगे। तो जो भी अधिक राशि है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, भूस्वामी का किराया 2000 रुपए, लेकिन हमारे यदि आप पीटीआई के अनुसार कर रहे हैं तो 1 महीने का किराया 1000 रुपए आपको पूर्वाधिकार में शामिल करना है लिस्ट डी में। तो बचा हुआ 1000 आप लिस्ट ए में उसे शामिल करेंगे। तो अधिक राशि आरक्षित लेनदारों में शामिल की जाएगी। और कुछ महत्वपूर्ण नोट आप नोट करें। यदि प्रश्न में लिपिकों, मजदूरों की संख्या और अवधि यानी समय, जैसा मैंने आपसे कहा कि ठीक पूर्व के 4 महीनों पर हम विचार करेंगे, उन 4 महीनों पर देय राशियों की हम बात करेंगे। तो यदि अवधि का उल्लेख नहीं है या संख्या नहीं दी हो तो जो भी राशि दी है वो पूरी राशि आप क्या मानेंगे? पूर्वाधिकारी लेनदार मानेंगे। यानी आपको टिप्पणी नोट आपको जरूर दे देना चाहिए कि चूंकि उल्लेख नहीं है संख्या का और अवधि का, तो हम पूरी राशि को पूर्वाधिकारी मान रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नोट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी, प्रबंधक या जो हमारा संचालक है उसका वेतन। कई शीर्षक कई बार मैनेजर लिखा होता है, कई बार प्रबंधक लिखा होता है, बात एक ही है, लेकिन उच्चारण और शाब्दिक वो इसलिए मैंने अलग पॉइंट बना दिया है। और संचालक, डायरेक्टर जो है उसका वेतन पूर्वाधिकारी लेनदार नहीं माना जाता। आपको प्रश्न में घुमाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैनेजर का वेतन लिस्ट ए बी सी डी किस में शामिल करेंगे? तो किस में शामिल करेंगे? क्योंकि वो लिस्ट डी का नहीं है, पूर्वाधिकार नहीं है, तो आप उत्तर लिखेंगे ए में शामिल करेंगे, आरक्षित लेनदारों की सूची में शामिल करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है स्थान का उल्लेख नहीं है, क्योंकि हम केसीएम की बात कर रहे हैं, पीटीआई की बात कर रहे हैं। जो हमारा प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम 1909 है, जो महानगरीय अधिनियम है, जो महानगर 3 में लागू होता है, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन तीनों पर। तो आपको यदि स्थान का उल्लेख नहीं है तो आप क्या मानेंगे कि वो शेष भारत में रहता है, और तब आप प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अनुसार प्रश्न हल करेंगे और टिप जरूर देंगे। तो हमने लिस्ट डी की बात की, और अब मैं चाहूंगी कि हमने जो लिस्ट ए बी सी डी पढ़ा, 4 सूचियां, एक बैलेंस शीट का आपके एनालिसिस करें और देखें कि हमने कितना समझा। देखिए हमारे पास ग्रीन फिगर है और उसका आप शीर्षक पढ़ें। देखिए चिट्ठा आपके सामने है जिसमें 2 नंबर पर दायित्व पक्ष में मैंने पूंजी के ठीक नीचे लिखा है ऋण है। ग्रीन फिगर देखिए 50,000 और उसके नीचे लिखा है बिल्डिंग बंधक रखी, मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग को बंधक रख के और ऋण लिया 50,000। अब चलिए संपत्ति पक्ष की ओर, और बिल्डिंग की कीमत देखिए 55,000। यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पुस्तक में लिखा है, बैलेंस शीट में लिखा है, वही रियलाइज भी हो रहा है। यानी आप इस बिल्डिंग को बेचेंगे तो 55,000 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, तो अब आप बताएं कि 50,000 का ऋण लिया और जो संपत्ति गिरवी रखी उसकी कीमत है 55,000, तो ये कौन सी लिस्ट का हुआ? लिस्ट बी का हुआ। ये पूर्णतः रक्षित, फुली सिक्योर्ड हुआ। बैंक अधिविकर्ष हमारा रेड फिगर देखिए 15,000 रुपए बैंक ओडी, लेकिन इसके साथ में लिखा है मॉर्गेज ऑन फर्नीचर, यानी संपत्ति पक्ष में चलिए और लाल फिगर देखिए 12,000 रुपए।
रेड फिगर में आपको फर्नीचर की कीमत 12,000। यहाँ भी वही बात की संपत्ति का पुस्त मूल्य प्राप्त मूल्य एक ही है। अब आप एनालिसिस करें और चर्चा करें, आपस में विचार करें और देखें कि 15,000 रुपए का ऋण लिया है और जो फर्नीचर गिरवी रखा है उसकी कीमत 12,000 रुपए। तो कितने रुपए से 12,000 रुपए तक ऋण क्या हो गया? रक्षित हो गया। अंशतः रक्षित यानी अंशतः अरक्षित। तो कितने रुपए से रक्षित है? 12,000 रुपए। बची हुई 3,000 रुपए की राशि अरक्षित मानी जाएगी। आगे चलते हैं। व्यापारिक लेनदार है और देय बिल है। व्यापारिक लेनदार, मैंने आपको लिस्ट ए की सूची बताई थी, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये दोनों राशियां लिस्ट ए की आरक्षित लेनदारों की हो जाएगी। और अब बचे अदत्त कर। तो जब कर की राशि दी हो या आउटस्टैंडिंग टैक्सेस की बात हो तो केंद्र राज्य स्थानीय सत्ता को दे राशियां, चाहे कोई भी अधिनियम हो, तो हमें लिस्ट ए बी सी डी को समझने के लिए ये प्रश्न, ये जो बैलेंस शीट है वो मदद कर रही है। बच्चों देखिए, मैंने एक वो किया है लिस्ट ए, मैंने लिखा है लिस्ट ए। क्या लिखा? व्यापारिक लेनदार और देय बिल, ये दोनों राशियां जुड़ जाएंगी, लिस्ट ए का फिगर हो गया फाइनल। लिस्ट बी में मैं ऋण 50,000 का है और संपत्ति जो गिरवी रखी है उसकी कीमत 55,000 है। तो आधिक्य आ रहा है 5,000 रुपए। इस आधिक्य के लिए मैंने एक पंक्ति लिखी है जो शायद आपको अभी समझ में ना आए बच्चों। जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखेंगे तब मैं इस बात का उल्लेख करूंगी। मैंने लिखा है लिस्ट जी के बाद हमने जो संपत्तियों की 3 लिस्ट ई, लिस्ट एफ, लिस्ट जी की बात की, जी विनिमय बिल की बात करता है। तो विनिमय बिल के ठीक नीचे हम इस आधिक्य की राशि को लिखेंगे, यानी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि प्लस ये आधिक्य, इस तरह से हमारे पास कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ ये हम देखेंगे। तो लिस्ट जी के बाद हम लिखेंगे। इसी तरीके से लिस्ट सी के बाद फर्नीचर गिरवी रखा था बच्चों, ऋण लिया था 15,000 रुपए का और जो फर्नीचर है मतलब बैंक अधिविकश 15,000 का था और फर्नीचर बंधक रखा था 12,000 रुपए। तो 3,000 रुपए आप देने योग्य दायित्वों में मतलब आरक्षित लेनदारों में बाहर की तरफ आप लिखेंगे। इसी तरीके से लिस्ट डी, जिसकी मैंने बात एक वाक्य में खत्म कर दी कि करों की राशि, कर जो है, देय कर जो है या अदत्त कर जो है, वो लिस्ट डी का मुख्य फिगर होगा। तो ये हमने ABCD को समझने की कोशिश की। लेकिन अब हम एक ऐसा प्रश्न हल करेंगे जिसमें आपको PTI और PI के अनुसार लिस्ट ए और लिस्ट डी का कैलकुलेशन पूछा गया है। 1 जनवरी 2012 को एक्स दिवालिया हो गया, उसके लेनदार व्यापारिक लेनदार, ट्रेड क्रेडिटर्स। अब आप अभी पढ़ते पढ़ते तय कर लें कि कौन सी सूची, हम केवल ए और डी की बात करेंगे। तो व्यापारिक लेनदार लिस्ट ए, आयकर लिस्ट डी, नगरपालिका कर, पूर्वाधिकारी, उसके बाद 4 लिपिकों का 2 माह का वेतन और इसमें आपको राशि दी है 1,500 रुपए। प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से प्रश्न का एनालिसिस कर रहे हैं। तो 4 लिपिकों का 2 माह का वेतन 1,500 रुपए, फिर 2 श्रमिकों की, श्रमिक मजदूर, 2 श्रमिकों की 2 माह की मजदूरी 180 रुपए। यहाँ आपको अधिकतम शब्द की व्याख्या समझ में आ जाएगी। आगे निजी लेनदार, प्राइवेट क्रेडिटर्स दिए हैं। भूस्वामी का 2 माह का किराया दिया है बच्चों, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड फॉर 2 months 1,200 रुपए। तो आपने जैसा पढ़ा कि PTI के अनुसार 1 महीने का पूर्वाधिकारी माना जाता है, तो आप इसमें 2 का भाग देकर 1 महीने का निकाल लेंगे, 600 रुपए प्रति माह, 600 600 1,200 होते हैं। तो ये राशि आपको आधी पूर्वाधिकारी और आधी आरक्षित में शामिल करनी होगी। इसी के साथ आपका प्रश्न यहाँ खत्म होता है और आपसे कहा जा रहा है प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम और प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकारी लेनदारों और आरक्षित लेनदारों की राशि निकालिए। ये आपको बता दूं कि जो आपको प्रश्न पूछा गया है, यदि ऐसा न पूछा जाए और सिर्फ पूर्वाधिकारी लेनदारों की राशि निकालिए कहा जाए, तो आप एक ही टेबल में कॉलम बनाकर प्रोविंशियल के अनुसार पूर्वाधिकारी कितने और प्रेसिडेंसी के अनुसार पूर्वाधिकारी कितने, ऐसा बना सकते हैं। इसका कोई स्थिर प्रोफार्मा नहीं है, हम अपने तरीके से इसका प्रारूप बना सकते हैं। बच्चों देखिए, मैंने एक पूरा का पूरा एक साथ डिस्प्ले कर रही हूं एज पर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। ये देखिए,
आपको किस तरह से इसे बनाना है वो मैं आसान सा तरीका आपको बता दूं। सबसे पहले प्रश्न में दी गई पर्टिकुलर्स में आप प्रश्न में दी गई पूरी 7 मदें लिख लें, और जो पहला कॉलम है टोटल अमाउंट का वो भी प्रश्न में दिया है। देखिए, व्यापारिक लेनदार 50,000 दिए, मैंने लिख लिए। आयकर 500 दिया, मैंने लिख लिया। म्यूनिसिपल कर 400, एक के नीचे एक देखते चलिए। 4 लिपिकों का 2 माह का वेतन दिया है 1500, मैंने लिख लिया। इसी तरीके से 180, 4000 और 1200 लिख के मैंने टोटल कर लिया। ये काम आप तेजी से करें, क्योंकि ये आप प्रश्न केवल उतार रहे हैं बच्चों, और यही आप प्रोविंशियल में भी, प्रांतीय में भी ये 2 कॉलम बना लेंगे। फर्क कहाँ आएगा? आगे के 2 कॉलम में। तो चलिए इसको समझते हैं। कोई राशि पूरी तरीके से लिस्ट ए में आती है, कोई लिस्ट डी में आती है, और कोई आधे आधे या अनुपात रूप में बट जाती है। आप इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले है व्यापारिक लेनदार। लिस्ट ए आरक्षित लेनदारों में व्यापारिक लेनदार आते हैं। तो आगे के जो 2 कॉलम बने हैं लिस्ट डी और ए, आप देख रहे हैं लिस्ट डी में मैंने डैश कर दिया है, और पूरी की पूरी राशि लिस्ट ए में मैंने लिख दी है 50,000। म्युनिसिपल टैक्स आयकर की राशि पूरी लिस्ट डी में, क्योंकि पूर्वाधिकारी होती है। म्युनिसिपल टैक्स भी देखिए 400 रुपए कुल राशि मैंने उठाकर लिस्ट डी में लिख दी, आगे डैश लगा दिया है। अब आप इस चौथे बिंदु को ध्यान से पढ़ें और समझें। 4 लिपिकों का 2 माह का वेतन आपको दिया है 1500 रुपए। मैं फिर याद दिला दूं कि एक क्लर्क के लिए प्रोविंशियल क्या प्रेसिडेंसी क्या कहता है? 300 रुपए। क्लर्क की बात 300, 100, 20, 20 हमने याद किया था। तो एक के लिए 300, तो 4 के लिए कितना? यानी आप वहां मंथली जो फिगर दिया है 2, उसको नहीं ध्यान रखेंगे। तो 300 रुपए के हिसाब से 4 क्लर्क का मतलब एक के लिए 300, तो 4 के लिए 1200 रुपए होते हैं बच्चों। तो 1500 में से 1200 रुपए क्या हो गए? पूर्वाधिकारी, और बचे हुए 300 आरक्षित। हम यहाँ 300 का अधिकतम मैक्सिमम वाला जो फिगर है उसे भी ध्यान में रखें। अब आइए वेजेस ऑफ 2 वर्कर्स, इसकी बात करें। तो 2 श्रमिकों के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? मैंने कहा 300, 100, 20, 20, तो 100 रुपए जो वर्कर के लिए थी वो 2 के लिए कितनी होगी? 200। लेकिन मैक्सिमम मैं कह रही हूं, इसका मतलब जो 200 रुपए की राशि की तुलना आप प्रश्न में दी गई राशि से करें। 180 रुपए लिखा है, दोनों में जो कम हो। क्या आप 200 रुपए लिख सकते हैं? प्रश्न को बदल सकते हैं। प्रश्न में फिगर है 180, तो जो कम हो 180 पूरी की पूरी क्या मानी जाएगी? पूर्वाधिकारी मानी जाएगी। तो ये 2 श्रमिकों की 100 रुपए एक के हिसाब से 200 रुपए, लेकिन 200 और 180 में वास्तविक राशि में, एक्चुअल फिगर में जो कम हो वो राशि आप पूरी की पूरी पूर्वाधिकारी मान लेंगे। तो देखिए 180 के आगे फिर डी में 180 लिखने के बाद ए में मैंने डैश लगा दिया है। और अब है निजी लेनदार। मैंने हिंट दी थी आपको कि प्राइवेट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहा जा सकता है, प्राइवेट क्रेडिटर्स कहा जा सकता है। तो 4000 रुपए की राशि पूरी की पूरी लिस्ट ए में लिखी है मैंने, इसलिए लिस्ट डी में डैश लगा दिया है। और 2 माह का किराया 1200 में 2 का भाग देकर टोटल फिगर 1200 को 600, 600 लिख दिया है। यानी पूर्वाधिकारी लेनदारों की राशि हमने 600 मानी, तो शेष बची हुई राशि आरक्षित में शामिल कर दी जाएगी। तो हमने प्रेसिडेंसी टर्म्स के अनुसार ये किया। बिल्कुल यही 1, 2, 3 हमारा, और 6 पॉइंट वही रहेगा। लेकिन अब हम प्रेसिडेंसी के बाद चलते हैं प्रोविंशियल की और। तो इसमें देखिए कहाँ कैलकुलेशन हमारा बदला है। व्यापारिक लेनदारों की राशि आरक्षित होगी। फिर आयकर और नगरपालिका कर, आप शीर्षक देख लीजिए, मैंने मेन हेडिंग डाली एज पर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अनुसार हम आरक्षित और पूर्वाधिकारी दोनों की राशियां निकाल रहे हैं। तो 50,000 आरक्षित। इसी तरीके से आयकर और नगरपालिका कर कोई भी अधिनियम हो, केंद्र राज्य स्थानीय सत्ता को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दे राशियां पूर्वाधिकारी होती हैं बच्चों, इसलिए ये दोनों 500, 400 पूर्वाधिकारी में लिखा है। अब क्लर्क 4 लिपिक, वहां हम 20-20 की बात कर रहे थे, तो एक के लिए 20, तो 4 क्लर्क के लिए 80 रुपए होते हैं बच्चों।
तो 80 रुपए पूर्वाधिकारी में लिखा है, 1500 रुपए में से 80 रुपए पूर्वाधिकारी, तो बचे हुए 1420 आरक्षित में लिखे जाएंगे। इसी तरीके से मजदूरों की बात करते हैं। 2 मजदूरों की बात हो रही है, 20 रुपए एक के लिए, तो 2 के लिए 40 रुपए, तो 180 में से 40 रुपीज प्रेफरेंशियल माने जाएंगे, लिस्ट डी में शामिल होंगे। तो 180 में से 40 पूर्वाधिकारी माने जाएंगे, तो बचे हुए 140 आरक्षित में लिखेंगे। इसी तरीके से निजी लेनदार, तो वो तो आरक्षित होता ही है बच्चों। और अब भूस्वामी को दे किराया, क्योंकि हम पीआई में हैं, प्रांतीय में हैं, और प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अनुसार भूस्वामी को दे किराया या भूमि का किराया पूर्वाधिकारी नहीं माना जाता, इसलिए मैंने डैश लगाया है और आरक्षित में पूरी राशि डाली है। तो एक रिवीजन हो गया कि आपको किस तरीके से, यदि प्रश्न आता है, पिछले वर्ष पूछा गया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस तरफ ध्यान केंद्रित कर लें और इसे भी पढ़ लें और समझ लें। इसके बाद आप ध्यान दे रहे होंगे, मैंने योग का कॉलम किया है, टोटल किया है। कोई जिस भी अधिनियम के अनुसार आप समझा रहे हैं, आप अपने तरीके से, ये जो स्टेटमेंट मैं बना रही हूँ कोई स्थायी खाका नहीं है, आप अपने तरीके से इसे स्थान बदल सकते हैं। आप पहले अनसिक्योर्ड लिख सकते हैं, बाद में प्रेफरेंशियल लिख सकते हैं। आप टोटल वाला कॉलम न बनाएं तो चलेगा। आप एक ही पूरे शीर्षक में प्रांतीय और प्रेसिडेंसी का कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं तो एक ही चार्ट में आप दोनों की बात कर सकते हैं। अलग अलग बताने का आशय सिर्फ यही है कि हम आज पहले लेक्चर में इसको समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर समझा सकूं, इसलिए मैंने 2 अलग अलग स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत की। चलिए संपत्तियों की ओर चलते हैं। हमने अवस्था विवरण में लिस्ट ABCD की बात कर ली है। लिस्ट A आरक्षित, B पूर्णतः आरक्षित, C अंशतः आरक्षित, D पूर्वाधिकारी। तो चलते हैं लिस्ट ई की ओर और बिल्कुल संक्षेप में बता रही हूँ। हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़, व्यापारिक रहतिया, मशीन, फर्नीचर, बीमा पॉलिसी, विनियोग और अन्य संपत्तियां। आप ये बात याद रखिए कि यदि चिट्ठे में ख्याति दी है, गुडविल यदि दी है, तो चूंकि दिवाला निकल रहा है बच्चों, इसीलिए ख्याति का मूल्य 0 माना जाएगा। यदि दी है तो आप ख्याति के मूल्य को 0 मानेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रहे। और गिरवी रखी संपत्तियों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए आप चाहें तो लिस्ट ई जो शीर्षक है उसका आप पूरा शीर्षक डाल सकते हैं। लिस्ट ई गिरवी रखी संपत्तियों को छोड़कर शेष संपत्तियां। तो रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, व्यापारिक रहतिया, मशीन। अब रहतिया यदि गिरवी रखा है तो आप इसे इसमें शामिल नहीं करेंगे। फर्नीचर गिरवी रखा है, आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। इस तरीके से लिस्ट ई। अब चलते हैं लिस्ट एफ। तो देखिए लिस्ट एफ में हम पुस्तऋण, अच्छे, संदिग्ध और डूबत, इन 3 शीर्षक में बताएंगे। अच्छे जो कि पूरी तरीके से गुड, पूरी राशि जिनकी वसूल हो रही है। संदिग्ध और डाउटफुल में कुछ राशि वसूल होती है बच्चों। और जो डूबत है, बैड है, वो पूरे के पूरे डूब जाते हैं। तो आपको इसको लिखने का तरीका मैं समझाऊंगी जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखेंगे। लिस्ट जी में हम प्राप्य विपत्र और प्रॉमिसरी नोट, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की बात करेंगे, लिस्ट जी। और अब लिस्ट जी के बाद हम लिस्ट बी की आधिक्य की राशि, जो हमारा लिस्ट बी पूर्णतः रक्षित लेनदारों की व्याख्या करने वाला बिंदु है। मैं एग्जाम्पल फिर दोहरा दूं। यदि 22,000 रुपए का ऋण लिया है और 28,000 रुपए की संपत्ति गिरवी रखी है, तो 6,000 रुपए का जो आधिक्य था वो मैंने लिखा था लिस्ट जी के बाद दर्शाया जाएगा। तो यहाँ मैंने नोट में आपको वो बताने की कोशिश की है कि सूची जी के बाद हम सूची बी की सरप्लस की जो अमाउंट है वो संपत्तियों में जोड़ देंगे। इस तरह से कुल हमारे पास पैसा कितना इकट्ठा हुआ, ये आधिक्य के बाद संपत्तियों का योग करेंगे और इस जोड़ में से सबसे पहले भुगतान किसको करेंगे? पूर्वाधिकारियों को, क्योंकि ये पूर्व अधिकार रखते हैं। ज्यादा राशि बची तो इन्हें दे देंगे, कम राशि बची तो आनुपातिक रूप से इन्हें भुगतान होगा, बाकियों की बारी ही नहीं आएगी। तो हम इसके बाद कमी की राशि निकालेंगे। तो लिस्ट ABCD EFGH की हमने बात की। लिस्ट H जो है वो कमी की राशि बताएगा। कमी की राशि का क्या आशय है? जिसका भुगतान किसी भी दशा में दिवालिया नहीं करेगा और दायित्वों का मूल्य संपत्तियों के मूल्य से जितना अधिक हो उतना ही कमी की राशि होती है।
तो हमने जो दिवाला लेखे की बात की उसमें मैंने कहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, तो उसमें संपत्ति और दायित्व, पहले दायित्वों की बात की ABCD, फिर संपत्तियों की बात की EFG, उसके बाद हमने H कमी की बात की। तो अवस्था विवरण के बाद हम बनाएंगे कमी का खाता। लेकिन आइए हम पहले एक प्रारूप देखें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस तरह से बनता है। ग्रॉस लायबिलिटीज मैंने लिखा है, फिर लायबिलिटीज लिखा है, जो हमने ABCD की बात की थी, हाईलाइट हो रहे हैं ABCD, आप देख लीजिए। और फिर एक्सपेक्टेड टू रैंक मींस जो अनुमानित दायित्व है, देने योग्य राशि है, वो हम लिखेंगे, मतलब ग्रॉस लायबिलिटीज में हम सकल राशि लिखेंगे और एक्सपेक्टेड टू रैंक में हम शुद्ध राशि लिखेंगे जो वास्तव में देनी है। और असेट्स में हमने EFG की बात की है और पूर्वाधिकारियों को भुगतान करने के बाद जो राशि उनकी वो कमी दर्शाएगी। इस तरह से मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एक प्रारूप आपके सामने रखा है। कमी के खाते की, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अवस्था विवरण में जो लिस्ट H की बात हो रही है वो कमी की जानकारी देता है। कमी का खाता भी प्रारूप रूप में देख लेते हैं। इसके बाएं पक्ष में पूंजी बढ़ाने वाली मद लिखते हैं और दाएं पक्ष में पूंजी में कमी करने वाली राशियां लिखते हैं। तो थोड़ा सा आपको एकाग्र होके देखना पड़ेगा। देखिए, डेफिशिएंसी अकाउंट मैं आपके सामने रख रही हूं। आपको ये बात याद रखना है कि शीर्षक अकाउंट है, लेकिन हम इसे विवरण की तरह बनाते हैं, यानी हम इसमें डेबिट में टू और इधर y का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 पॉइंट मैंने, आप चाहें तो डाल सकते हैं या उसको डॉट बना के, स्टार बना के पॉइंट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, फिर जो व्यवसाय को लाभ हुए हैं जितने भी वो लाभ यहाँ लिखे जाएंगे। अब इसके पैरेलल आप दूसरा हिस्सा समझ सकते हैं, हानि है तो आप इधर लिखेंगे। निजी संपत्तियों का अधिक्य लिखेंगे। यदि किसी संपत्ति को बेचने से लाभ हो रहा है तो लाभ की राशि लिखेंगे। सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन प्रोप्राइटर का वो लिखेंगे। फिर प्रॉफिट्स लिखेंगे, कौन से वाले, जो जुआ और सट्टे के व्यवसाय से, मतलब इसमें हम इन व्यवसायों की आमदनी को भी शामिल करेंगे कि कुल कितनी आय हो रही है। और इसी तरीके से एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी, किसी दायित्व को भुगतान करने से यदि मुक्ति मिल जाए तो वो भी फायदा होता है, लाभ होता है। तो हमने इस तरफ बाएं हाथ तरफ क्या देखा, पूंजी और पूंजी को बढ़ाने वाले पॉइंट्स, और फिर लिस्ट H की हम बात करेंगे। इस तरफ चलते हैं, दाएं पक्ष में हम पूंजी को कम करने वाले पॉइंट्स देख रहे हैं। आप इसे एक शब्द में कह सकते हैं, नुकसान वाले बिंदु। देखिए, एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज, दायित्वों का आधिक्य, फिर एक्सेस ऑफ प्राइवेट लायबिलिटीज, यानी ऊपर वाले व्यावसायिक थे और नीचे वाले निजी थे। फिर लॉस फ्रॉम बिजनेस, यहाँ हम लाभ की बात कर रहे थे, वहां हानि की बात करेंगे। आहरण भी पूंजी में कमी करता है बच्चों, आप सबको पता है। फिर जुए और सट्टे से होने वाली हानि की राशि, इसी तरीके से डूबत ऋण, जो हमारे लिस्ट F में हम देनदारों की राशि बता रहे हैं, वो जो संदिग्ध और डूबत हैं उनमें से जितना वसूल हो रहा है वो बाहर के कॉलम में लिख के शेष राशि, नुकसान वाली राशि डूबत ऋण के रूप में इस शीर्षक में लिखेंगे। संपत्तियों पे होने वाले लाभ को आप लिख रहे थे इस तरफ। अब देखिए, हानि में मैंने एग्जाम्पल दिया है स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। इसी तरीके से बिल जो हैं, भुनाए गए बिल हैं, उन पर जो डिसऑनर बिल हैं, उन बिलों पर जो देय राशि है वो राशि लिखेंगे। और कोई नई लायबिलिटी यदि आपको सामने आती है, प्रश्न में बताई जाती है, तो वो लिखेंगे। और व्यापारिक व्यय, इस तरह से डेफिशिएंसी अकाउंट के दोनों तरफ का जोड़, जबकि आप लिस्ट H के अनुसार कमी की राशि इस तरफ लिख रहे हैं, बाएं तरफ लिख रहे हैं, तो दोनों पक्षों का जोड़ बराबर आएगा और आपने सही प्रश्न हल कर लिया, ये मानकर हम चलेंगे। तो डेफिशिएंसी अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मैंने आपको
जानकारी दी है। लेकिन अब प्रश्न हल करने के लिए समय कम बच रहा है बच्चों, फिर भी मैं चाहूंगी कि सिर्फ डिस्प्ले करूं और थोड़ी सी चर्चा कर लूं। एक्स दिवालिया घोषित हुआ है, उसकी संपत्तियां निम्न शेष दिखाती हैं। केवल पेज को मैं डिस्प्ले कर रही हूं और आपसे सिर्फ चर्चा कर रही हूं। देखिए, एक्स वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हिज बुक्स शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस, द अमाउंट एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस इज गिवन इन द ब्रैकेट्स। लेनदार 8,000 दिए, आप सब जानते हैं। लिस्ट ए, लोन्स दिया 2,500, लोन ऋण केवल लिखा हुआ है, ऋण तो वो आरक्षित होगा, ये लिस्ट ए हो गई। लिस्ट इसमें कैपिटल दी है, आपको कमी के खाते में मैंने पूंजी लिखना बताया है। प्राप्त विपत्र पूर्ण राशि मतलब पूरी राशि वसूल हो रही है, BR। मैंने लिस्ट G बताई है आपको, जिसमें कि हम E में संपत्तियां, F में देनदार और G, तो ये 2,000 रुपए लिस्ट G में लिखेंगे। स्टॉक की राशि 8,000 रुपए है, जिसमें से 4,500 वसूल हो रहा है, लिस्ट E में संपत्तियां लिखेंगे। देनदारों की राशि 3,000 है, लेकिन वसूल हो रहा है 2,000, तो लिस्ट E के बाद F में हम देनदारों की राशि लिखेंगे 2,000 और फर्नीचर की राशि 500 में से 200 वसूल हो रहा है, तो हम 200 लिखेंगे। आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो फर्नीचर पे हानि हो रही कमी के खाते में लिख दी जाएगी, जो देनदारों में हानि हो रही कमी के खाते में, स्टॉक में हानि कमी के खाते में लिख दी जाएगी, पूंजी की राशि कमी के खाते में बाएं पक्ष में लिख दी जाएगी पूंजी की राशि, और इसी तरीके से कमी की राशि लिखकर आप अपने प्रश्नों को पूरा कर सकते हैं। समय का बंधन है, इसलिए जितना मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, क्या आप उस पढ़ाए हुए में से कहीं आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, स्वागत है। हमने वित्तीय लेखांकन में दिवालिया लेखे शुरुआत की है। आप में से किसी को कुछ पूछना है जो मैंने पढ़ाया उसको लेकर? एक मिनट और बाकी है बच्चों, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछें। तो मैं ये मान के चलूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आया। कुछ चीजें आज आपको याद हो गई हैं, जैसे PTI, PI 1909, 1920, KCM याद रखिए, 300, 100, 20, 20 याद रखिए, आपस में चर्चा करिए। आपके ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी भी हो गई है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी, और आपको यदि कोई सवाल आता है तो आप हल कर पाएंगे। परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत आशीर्वाद। मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।